हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्राइस गैप्स प्लस बॉलिंगर बैंड्स को कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़े जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैप ट्रेडिंग का मतलब समझो। जब एक दिन का क्लोज और अगले दिन का ओपन, उस बीच में खाली जगह यानी प्राइस जंप दिखता है, उसे प्राइस गैप कहते हैं। ये गैप्स मार्केट की इंस्टेंट फीलिंग्स, फियर या ग्रीड को दिखाते हैं। ट्रेड करने के लिए टेम्पटिंग है पर रिस्क भी लाते हैं। यहाँ बॉलिंगर बैंड्स का रोल है वॉलेटिलिटी को मेजर करना ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स दिखा सके। सो व्हाट इज अ गैप इन ट्रेडिंग? तो हमारे पास में दो तरह के गैप्स होते हैं, गैप अप और गैप डाउन। गैप अप जब नया ओपन पिछले क्लोज के ऊपर होता है और गैप डाउन जब नीचे। अक्सर आपने देखा होगा कि आफ्टर आवर न्यूज अर्निंग्स या सेंटिमेंट शिफ्ट की वजह से ये होता है टाइप्स ऑफ गैप। सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई स्टॉक प्राइस 100 पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग 105 पर खुलता है तो ये गैप अप होगा। अगर 95 पर खुलता है तो गैप डाउन होगा। गैप अप जनरली बुलिश सेंटीमेंट है और गैप डाउन बेरिश प्रेशर को सिग्नल करता है। व्हाट इज अ गैप फिल? गैप फिल तब होता है जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है और जहां वो प्राइस शुरू हुआ था, गैप शुरू हुआ था बनना, यानी खाली प्राइस भर देता है। ज़्यादातर गैप्स इरेशनल एक्साइटमेंट या पैनिक से बनते हैं। जब मार्केट शांत होता है तो प्राइस रैशनल लेवल पे लौट आते हैं। तो उसी का हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ये पेलेंट्री टेक्नोलॉजीज है, नेस्डेक का स्टॉक है एक, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं डेली फ्रेम में हूँ और एक गैप अप बनते हुए यहाँ पे नज़र आता है। तो ये गैप अप एक प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखिए और ये प्राइस देखिए नेक्स्ट डे का, वो डायरेक्टली गैप अप पे ही स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे गैप अप हुआ, बट गैप अप फिल कहाँ होगा? तो गैप अप फिल यहाँ पे हुआ। ये गैप को फिल करने के लिए स्टॉक को उसी प्राइस पे वापस आना पड़ा, तो इसे हम कहते हैं गैप फिल करना। गैप फिल का एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है? अगर हाइप या फेक न्यूज़ से गैप अप हुआ तो ओवर वैल्यूएशन जल्दी टिक नहीं पाती। अब आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे नीचे फिल कर चुका है। अगर इसी का उल्टा होता, जैसे गैप डाउन होता, तो वो अंडर वैल्यूड बन जाता है एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि बायर जो होते हैं, जो वैल्यू बायर्स होते हैं मेजरली, वो एंट्री लेते हैं और फिर प्राइस आके गैप क्लोज करता है। तो यहाँ पे दोनों भी चीज़ का एक टग ऑफ वॉर है, और वो टग ऑफ वॉर है किसके बीच में? फियर और ग्रिड के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्या है गैप फिल के बीच में? गैप फिल के बीच में ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे मार्केट हमेशा एक फेयर वैल्यू की तरफ मीन रिवर्ट करता है, और मीन रिवर्ट का मतलब यही है कि ये पर्टिकुलर गैप यहाँ पे उसने फिल किया है एक प्राइस को ऊपर जाने के बाद में, और गैप जितना बड़ा होगा उतनी सेंटिमेंट की ओवर रिएक्शन ज़्यादा होगी, और इसलिए वाइड गैप्स में रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझेंगे कि गैप ट्रेडिंग हम किसे कहते हैं। गैप ट्रेडिंग में कैसे होता है कि जैसे गैप तो फिल करेगा, और आपने देखा कि ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पे प्राइस डायरेक्शन में जाके फिर से इसी प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है। अब कैसा हो रहा है ना कि यहाँ पे आपको एक की सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे आपको एक की सपोर्ट मिला, यहाँ पे आपको की सपोर्ट मिला, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा क्या कि इस पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक नीचे नहीं जाएगा या स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, राइट? बेसिकली यहाँ पे प्राइस स्पेक्यूलेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी आपको कि बॉलिंगर बैंड्स के साथ में समझाना, और प्लस हम ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट लेकर आना चाहूँगा, विच इज़ लाइक अ डिमांड जोन। काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर सपोज प्राइस फिर से मीन रिवर्ट होके इसी पर्टिकुलर स्टेज पे आ गया तो यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा, और एक डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे लोग बाय कर रहे होते हैं बेसिकली, और फिर कहीं ना कहीं वो बाइंग से और वो जो वॉल्यूम है वो प्राइस एक्शन एक क्रिएट होता है। पर वो प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये अगर हमें नहीं पता है, तो क्या हम यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं? क्या यहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। व्हाट वी कॉल दिस एरिया, दिस पर्पल एरिया इज एज द एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? जहाँ पे मल्टीपल आपको सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लिए भी ड्रॉ कर देते हैं, विच इज़ जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ आई एम एट दिस डे, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस डे ओवर हियर, और यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या मुझे बाय करना है, तो
क्या ये डिसीजन सही रहेगा क्या, क्योंकि इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्राइस पे ही वो आ गया है जहाँ पे मेरा गैप ओपन हुआ था। और सर्टनली इतना तो मुझे पता था कि ये जो जितना वाइडर गैप है ना, ये वाइडर गैप को फिल करने के लिए आएगा। हमने जस्ट अभी उसका कंसेप्ट सुना, राइट। अगर हमारे ऐसे छोटे गैप्स होते हैं, राइट, जैसे ये एक छोटा गैप है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसे कंसिडर करेंगे? वी विल ओनली बी कंसिडरिंग दिस वन विच इज़ हैविंग अ वाइडर गैप ओवर हियर, राइट। सो पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो चीज़ देखनी होगी। पहली चीज़ ये देखनी होगी कि हमारा ट्रेंड कहाँ पे है। तो वन वन इज़ द ट्रेंड कैन बी द ट्रेंड कैन गो लाइक अपवर्ड्स ऑल्सो, द ट्रेंड कैन गो लाइक डाउनवर्ड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे से रिवर्सल हो गया, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ से अगर डाउनवर्ड होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ये स्टॉक या ये पर्टिकुलर चार्ट रिप्रेजेंट कैसे करेगा उस चीज़ को। तो चलिए आइए वो भी देखते हैं हम। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में किया है, तो हम यहाँ पे अब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंस ये नैस्डैक है, हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं दो चीज़ को। तो जैसे हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और हम एक यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना यहाँ पे गाइस, तो इसे हमें हमें ये समझना होगा कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट एक आ चुका है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट आ गया है तो ये मेरा एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, तो फॉलिंग वेज पैटर्न के थ्रू मेरा ट्रेंड लाइन में एक ब्रेकआउट आया है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, कई और चार्ट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। सो वी विल हैव टू लुक वेरी केयरफुली कि 4 आवर पीरियड में कौन सा चार्ट पैटर्न आया है और यहाँ पे फॉलिंग एज का ब्रेकआउट आया है। अभी फॉलिंग एज का जो ब्रेकआउट आया है मुझे, तो यहाँ पे मुझे कैसे कंसिडर करना है कि ओके ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, अब मैंने यहाँ पे बाय कर लिया होता तो आई थिंक मुझे कुछ गेंस मिल सकते थे। लेकिन आपको दो चीज़ और कंफर्म करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हम एक ईएमए का इंडिकेटर लगाते हैं विच इज़ अ 50 ईएमए। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंडिकेटर है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 को इनेबल कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स है, बॉलिंजर बैंड्स को अगर आप सर्च करोगे इंडिकेटर सेक्शन में जाके, तो आपको ये बॉलिंजर बैंड्स मिलेगा। आपको उसमें कुछ भी सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप वैसे ही सेम रख सकते हो। तो बॉलिंजर बैंड्स जैसे यहाँ पे 3 लाइन होती है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो स्टाइल में आ जाता हूँ। ओके, सो बॉलिंगर बैंड्स मैं यहाँ पे ये मैं 2 मिनट क्लोज करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे 3 लाइंस है गाइस, और बीच में है आपका 20 पीरियड SMA, और ऊपर और नीचे की जो 2 लाइंस है वो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स। सो बैंड्स वाइडन जब वॉलेटिलिटी हाई हो तब होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जब वॉलेटिलिटी साइडवेज हो तब होते हैं। तो प्राइस अपर बैंड टच करे तो ओवरबॉट सिग्नल है, और अगर लोअर बैंड टच करता है तो इसे हम कहते हैं कि ओवरसोल्ड सिग्नल। और बेसिकली अभी हम क्या मैजिक देखेंगे कि मैजिक तब होता है जब प्राइस बैंड के बाहर आता है और फिर बंद अंदर वापस आ जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ कि अगर जो ये प्राइस है, ये प्राइस ये बता रहा है कि अभी जो स्टॉक है वो स्टॉक इतना अंडर वैल्यूड और ओवरसोल्ड हो गया है कि इसे अंदर आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग देनी होगी, अंदर आना होगा। और जब प्राइस अपर बैंड के बाहर क्लोज होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये ओवरबॉट है एंड ओवर वैल्यूड है। सो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बॉलिंगर बैंड गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसे थोड़ा सेटअप करके यहाँ पे जस्ट बेसिस वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी सेटिंग को, और सिर्फ अपर बैंड एंड लोअर बैंड रखता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से हमारा 50 EMA इनेबल कर देता हूँ। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दिस गाइस कि यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड ब्रेक हुआ। ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में हमने देखा कि 50 EMA पर क्लोजिंग हुई, और लेट्स से हमने यहाँ पर भी कहीं बाय की होती तो डेफिनेटली एक डिमांड जोन के आसपास अगर हमें कहीं मिलता है तो हम वो भी चेक करेंगे। और डिमांड जोन के आसपास हमें क्या मिल रहा है, ये पर्टिकुलर कैंडल फिर से क्लोज हुई। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉइंट वैलिड है, ये भी पॉइंट वैलिड है और ये कैंडल भी वैलिड है। तो हम यहाँ पे भी क्योंकि हमारा क्लोज हो चुका है 50 EMA के ऊपर, और ये जो एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है जो 50 EMA के आसपास आने के बाद में फिर से ये ऊपर गया। तो
हमारे यहाँ पे ये तो हो गया कि बाय पॉइंट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे सेलिंग पॉइंट क्या होगा? सो बेसिकली हम जनरली यहाँ पे दो चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा सेलिंग पॉइंट कहीं पे होता है तो वो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे होगा, क्योंकि सपोर्ट पे तो हमने बाय किया है, तो हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करते हैं अभी, जिसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ना गाइस, तो यहाँ पे जैसे ही ये प्राइस बाहर निकल रहा है बॉलिंजर बैंड के, तो तभी आपको एक या तो आप अलर्ट लगा लो, या तो आप इसको चेक करो एक बार कि आपने यहाँ पे बाय किया था और अभी बॉलिंजर बैंड्स के बाहर आ रहा है और आपका सपोर्ट जोन भी बहुत पास में ही है, तो बस आपने यहाँ पे लेट से सेल कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे, आपके यहाँ पे सेल करने के बाद में ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जब रेजिस्टेंस पे मीट हो जाता है और अपने सेल करने के बाद में एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में भी गया है स्टॉक, तो इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कंसेप्ट क्या है। ये कंसोलिडेशन में बाद में भी जा सकता है या ये यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता था, बट एट द एंड ऑफ द डे सिंस वी आर क्लोजिंग द अवर पोजिशंस एट द रेजिस्टेंस, वी शुड बी केयरफुल कि हम एक पॉइंट डिसाइड करें, और वो पॉइंट का डिसीजन क्या होगा? 50 EMA से ऊपर हमें बाय करना है, बॉलिंजर बैंड्स चेक करना है, और ओवरसोल्ड जोन में अगर जाते हैं या फिर हम रेजिस्टेंस को हिट करते हैं तो वहाँ पे हमें सेल ऑफ करना होगा हमारी पोजीशंस को और क्लोज करना होगा पोजीशन। सो गाइस, ये एक कंसेप्ट हमने एक स्टॉक पे देखा, हम अब एक दूसरे स्टॉक पर भी देख लेते हैं। मैं वीमियो के स्टॉक पर चले जाता हूँ फिर से। तो गाइज, हमने ये डेली टाइम फ्रेम में वीमियो का चार्ट ओपन किया है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास में यहाँ पे दो गैप्स है, एक गैप नंबर 1 और गैप नंबर 2। अब ये जो पर्टिकुलर गैप है, दिस इज़ अ वाइडन गैप, और ये बहुत नैरो गैप है और ये बहुत छोटा गैप है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और हम सबसे पहले तो यहाँ पे की सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हम मार्क कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे मार्क किया है एक रेजिस्टेंस, देन दिस इज़ अनदर रेजिस्टेंस, देन दिस इज़ द थर्ड वन, और यहाँ पे हमने इसको मार्क किया है, ये सपोर्ट लेवल से हमारे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने कंसेप्ट में कहा था कि गैप को फिल करने के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक आता है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक आया, तो डेली में हमने कंफर्मेशन किया कि वो पर्टिकुलर स्टॉक तो डेफिनेटली यहाँ पे मीट ही किया, उसने गैप फिलअप कर दिया है। अब हम दूसरा क्या कंसेप्ट जो है यहाँ पे वो फॉलो करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन बना रहा है क्या, या कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है क्या। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे हुआ है, लेट अस सी ऑल दिस। सो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे गाइस, तो ये ट्रेंड लाइन में आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा? तो फॉल्स ब्रेकआउट पता करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम EMA देख रहे हैं। अब आप देखोगे गाइस कि जो भी प्राइस ये ट्रेड कर रहा था वो हमेशा 50 EMA के नीचे ही कर रहा है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे, ये हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। और जब 50 EMA के नीचे ही अगर ये ट्रेड कर रहा है और हमारे डिमांड जोन के पास में ये पर्टिकुलर ट्रेड अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे चूज़ नहीं करेंगे। और सेकेंडली हम देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड्स क्या कहता है। सो बॉलिंजर बैंड्स ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो 50 EMA के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई है, ये 50 EMA के ऊपर ऑलरेडी क्लोज होने से पहले उसने बॉलिंजर बैंड्स ने ये बता दिया है कि नाउ दिस इज एट द ओवर बॉट जोन, और ओवर बॉट जोन से ही वो फिर नीचे गया। तो गाइस, इस कंसेप्ट को समझने का तरीका ये है कि आप अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे रख सकते हो किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ट्रेड लेने से पहले अगर आपको गैप का अगर रीज़न पता चल जाए कि कोई फेक न्यूज़ हुई है या फिर कोई हाइप हुआ है या अर्निंग्स में ग्रोथ है, तो आप उसको एक बार प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, तो आपको उसमें ज़्यादा पता चले जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि गैप ट्रेडिंग एक्साइटिंग है डेफिनेटली, पर डिसिप्लिन बिना लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट को अगर समझोगे तो डेफिनेटली आप एक आपकी डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
अगर गैप्स मार्केट की साइकोलॉजी स्नैपशॉट दिखाते हैं तो बॉलिंजर बैंड इन गैप्स को कंफर्म करने का परफेक्ट फिल्टर है। और EMA 50 आपको एक प्राइस का जो एक्शन है वो आपको दिखाएगा, प्लस चार्ट पैटर्न आपको ये बताएगा कि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन से आप ट्रेड ले सकते हो या नहीं। कॉन्टेक्स्ट समझकर डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो ताकि आपके गैप ट्रेड ज़्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल बन सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।